सबसे पहले हम बहुलकों का परिचय पढ़ेंगे। देखिए, छोटी छोटी एकलक इकाइयों के जुड़ने से बने वृहद अणु को बहुलक यानी पॉलीमर कहते हैं। देखिए बच्चों, ध्यान दीजिए कि जब छोटी छोटी एकलक इकाइयां आपस में जुड़ती है तो उन इकाइयों के जुड़ने से जो एक बड़े अणु का निर्माण होता है, उस बड़े अणु को ही क्या कहा जाता है? पॉलीमर कहा जाता है या बहुलक कहा जाता है। देखिए बच्चों, इंग्लिश में बहुलक को पॉलीमर भी कहते हैं। आगे देखिए, बहुलक यानी पॉलीमर शब्द की उत्पत्ति दो ग्रीक शब्दों से हुई है। तो देखिए, पॉली प्लस मर, पॉली का मतलब होता है अनेक, मर का मतलब होता है इकाई। तो देखिए बच्चों, जो पॉलीमर शब्द है उसकी उत्पत्ति ग्रीक शब्द से हुई है, यानी पॉली प्लस मर, इनसे मिलके बना है पॉलीमर। और देखिए, पॉली का मतलब होता है अनेक, मर का मतलब है इकाई। कहने का मतलब है कि जब अनेक इकाइयां आपस में जुड़ती है तो एक बड़े वृहद अणु यानी पॉलीमर का क्या होता है? निर्माण होता है। और देखिए बच्चों, जो ये छोटी छोटी इकाइयां आपस में जुड़ती है, इन छोटी छोटी इकाइयों को कहा जाता है एकलक इकाई। यानी कहने का मतलब है कि एकलक इकाइयों के आपस में जुड़ने से बनने वाले बड़े अणु को या वृहद अणु को ही बहुलक कहा जाता है। क्लियर है? आगे देखिए, अर्थात बहुलकों का निर्माण संरचनात्मक इकाइयों के वृहद पैमाने पर आपस में जुड़ने पर होता है। ठीक है, ये इकाइयां आपस में सह संयोजक बंध द्वारा जुड़ी रहती है। एकलक इकाइयों के जुड़ने से बहुलक बनने की प्रक्रिया को बहुलकन या बहुलकीकरण कहते हैं। देखिए बच्चों, जो ये एकलक इकाइयां आपस में जुड़कर बहुलक का निर्माण करती है, तो एकलक इकाइयों के जुड़ने से बहुलक बनने की जो प्रक्रिया होती है, इसे बहुलकन या बहुलकीकरण कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, उदाहरण देखिए बच्चों, बहुलकों के उदाहरण समझिए। देखिए, पहला देखिए, एथीन के बहुलकन से पॉलीथीन का बनना। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे पॉलीथीन के बारे में कि जो हमारा पॉलीथीन बहुलक होता है। देखिए, समझिएगा यहाँ पे कि जो हमारा पॉलीथीन बहुलक होता है उसका निर्माण कैसे होता है। तो देखिए बच्चों, पॉलीथीन बहुलक का जो निर्माण होता है वो एथीन से होता है। यानी यहाँ पे एकलक इकाई क्या है? एथीन है। और कई एथीन के अणु, यानी हम कह सकते हैं कि जो एथीन जो एकलक इकाई है उसके कई अणु आपस में जुड़ते हैं और एक वृहद अणु का निर्माण होता है जिसे कहा जाता है पॉलीथीन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अभिक्रिया को देखिए। देखिए बच्चों, एथीन है, ठीक है, और एथीन के कितने अणु है? एन है, यानी कितनी भी इनकी संख्या हो सकती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में और उच्च दाब पर जब इन्हें गर्म किया जाता है एथीन अणुओं को, तो हमारे निर्माण होता है पॉलीथीन का। ठीक है, यानी ये क्या है? एथीन तो है यहाँ एकलक इकाई, ये तो एकलक इकाई है, और जो पॉलीथीन है वो क्या है? बहुलक है। क्लियर है? आया समझ में? आगे देखिए, दूसरा उदाहरण देखिए बच्चों, विनाइल क्लोराइड के बहुलकन से पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी पीवीसी का बनना। देखिए बच्चों, जो विनाइल क्लोराइड है उसके बहुलकीकरण से, या हम बोल सकते हैं बहुलकन से, पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी। देखिए ध्यान दीजिए, पॉलीविनाइल क्लोराइड को पीवीसी भी कहा जाता है। तो पीवीसी का बनना ही क्या कहलाता है? यहाँ पे बहुलकन कहलाता है। अब यहाँ पे हम एकलक इकाई की बात करें तो देखिए, ये जो विनाइल क्लोराइड है, देखिए जो समझे यहाँ पे कि जो विनाइल क्लोराइड है, ये विनाइल क्लोराइड यहाँ पे एकलक इकाई है। ये जो विनाइल क्लोराइड है, देखिए ये विनाइल क्लोराइड है बच्चों, ये विनाइल क्लोराइड तो यहाँ क्या है? एकलक इकाई है। इसके बहुलकन से देखिए ये क्या बन गया? ये बन गया पॉलीविनाइल क्लोराइड। देखिए जो ध्यान दीजिए, इसका नाम है विनाइल क्लोराइड, ये है हमारा विनाइल क्लोराइड। ठीक है, और इस विनाइल क्लोराइड के बहुलकन से, यानी जब इसके एन अणु आपस में जुड़ते हैं, ये बन गया पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसे क्या कहा जाता है? पीवीसी भी कहा जाता है। इसे और क्या कहा जाता है बच्चों? देखिए पीवीसी। तो देखा आपने भाई क्या हो रहा है? विनाइल क्लोराइड जो एकलक इकाइयां हैं उनके जुड़ने से पॉलीविनाइल क्लोराइड बहुलक का क्या हो रहा है? निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गए इसके उदाहरण। आगे देखिए, अब देखिए बहुलकों का वर्गीकरण। तो देखिए बच्चों, जो हम लोगों ने बहुलकों का एक छोटा सा परिचय पढ़ा, आपको समझ में आए होंगे, और जो दो उदाहरण हम लोगों ने देखे उनसे आपको और क्लियर हो गए होंगे कि किस तरीके से एकलक इकाइयों से बहुलक का निर्माण होता है। अब हम लोग बात करेंगे बहुलकों के वर्गीकरण के बारे में। देखिए ध्यान दीजिएगा, विशिष्ट महत्व के आधार पर बहुलकों को कई प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। देखिए ध्यान दीजिए, जो बहुलक होते हैं उन्हें कई प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। पहला देखिए, स्रोतों के आधार पर वर्गीकरण। दूसरा देखिए, बहुलकन के आधार पर वर्गीकरण। तीसरा देखिए, एकलकों के आधार पर वर्गीकरण। तो देखिए बच्चों, ये तीनों प्रकार के वर्गीकरण ही बहुत इंपॉर्टेंट है और इनके बारे में हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे
पहले नंबर की स्रोतों के आधार पर वर्गीकरण। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, भाई स्रोतों के आधार पर अगर हम वर्गीकरण की बात करें यानी बहुलकों के वर्गीकरण की बात करें तो स्रोतों के आधार पर बहुलक 3 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक बहुलक, अर्ध संश्लेषित बहुलक और संश्लेषित बहुलक। आया समझ में? वापस देखिए भाई स्रोतों के आधार पर अगर हम लोग बात करें तो स्रोतों के आधार पर जो हमारे बहुलक होते हैं उन्हें 3 भागों में बांटा गया है, प्राकृतिक बहुलक, अर्ध संश्लेषित बहुलक और संश्लेषित बहुलक। क्लियर है? आगे देखिए, सबसे पहले देखिए प्राकृतिक बहुलक। देखिए बच्चों, वे बहुलक जो प्राकृतिक रूप से पादपों तथा जंतुओं में पाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? प्राकृतिक बहुलक। अरे भाई नाम से ही पता लग रहा है प्राकृतिक बहुलक यानी जो प्रकृति में पाए जाते हैं, और प्रकृति में भी कहाँ पाए जाते हैं? पादपों में और जंतुओं में। और देखिए ध्यान दीजिए इसके उदाहरण की तरफ। देखिए बच्चों, प्रोटीन है, सेल्यूलोस है, स्टार्च है, रबर है, ये क्या हो गए? हमारे प्राकृतिक बहुलकों के उदाहरण हो गए। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा है अर्ध संश्लेषित बहुलक। देखिए बच्चों, प्राकृतिक बहुलक जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया द्वारा रूपांतरित करके सुधारा जाता है अर्ध संश्लेषित बहुलक कहलाते हैं। इनके उदाहरण देखिए, सेल्यूलोस एसीटेट जिसे क्या कहा जाता है? रेयोन। और दूसरा देखिए वल्कनीकृत रबर, ये इसके क्या हो गए? उदाहरण हो गए। क्लियर है? चलिए आगे देखिए, तीसरा देखिए संश्लेषित बहुलक। देखिए बच्चों, ऐसे बहुलक जिन्हें प्रयोगशालाओं में निर्मित किया जाता है संश्लेषित बहुलक कहलाते हैं। और इनके उदाहरण देखिए, पॉलीथीन है, ब्यूना एस, रबर, ये इनके क्या हो गए? उदाहरण हो गए। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे देखिए, अब हम दूसरा पढ़ेंगे बहुलकन यानी बहुलकीकरण के आधार पर, यानी दूसरा वर्गीकरण जो पढ़ेंगे हम बहुलकन के आधार पर पढ़ेंगे। देखिए ध्यान दीजिए, बहुलकन 3 प्रकार के होते हैं। तो देखिए बच्चों, बहुलकन की हम लोग बात करें तो बहुलकन 3 प्रकार का होता है। पहला देखिए योगात्मक बहुलकन अथवा श्रृंखला वृद्धि बहुलकन। दूसरा देखिए संघनन बहुलकन अथवा पदस्य वृद्धि बहुलकन। और तीसरा क्या है? सह बहुलकन। ठीक है, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए आगे, सबसे पहले देखिए योगात्मक बहुलकन। देखिए बच्चों, योगात्मक बहुलकन में एक ही प्रकार के अथवा भिन्न एकलक अणुओं के परस्पर योग से बहुलक का निर्माण होता है। देखिए समझिए बच्चों, होता क्या है कि जो योगात्मक बहुलकन है उसमें एक ही प्रकार के अथवा भिन्न एकलक अणुओं के परस्पर योग से यानी उनके परस्पर जुड़ने से बहुलक का क्या होता है? निर्माण होता है। प्रयुक्त होने वाले एकलक असंतृप्त यौगिक होते हैं। आगे देखिए, बहुलकन की इस प्रक्रिया में श्रृंखला में वृद्धि किसी मुक्त मूलक या आयनिक स्पीशीज बनने से होती है। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, मुक्त मूलक योगात्मक बहुलकन सबसे सामान्य विधि है। देखिए तो ध्यान दीजिए कि जो मुक्त मूलक योगात्मक बहुलकन है वो सबसे सामान्य विधि होती है जिसका हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो देखिए मुक्त मूलक बहुलकन क्रिया विधि। तो देखिए बच्चों, अब हम लोग मुक्त मूलक बहुलकन की जो क्रिया विधि है उसका अध्ययन करेंगे। तो देखिए समझिएगा, मुक्त मूलक योगात्मक बहुलकन किसी प्रारंभक या मुक्त मूलक जनक जैसे बेंजोल पेरोक्साइड, एसिटिल पेरोक्साइड, तृतीयक ब्यूटिल पेरोक्साइड की उपस्थिति में संपन्न होती है। देखिए बच्चों, समझने की कोशिश करिए कि जो मुक्त मूलक बहुलकन क्रियाविधि होती है उसको शुरू करने के लिए किसी प्रारंभक की जरूरत होती है, या हम बोल सकते हैं कि मुक्त मूलक जनक की जरूरत होती है। और मुक्त मूलक जनक की तरह देखिए यहाँ पे बेंजोल पेरोक्साइड, एसिटिल पेरोक्साइड या तृतीयक ब्यूटिल पेरोक्साइड काम में लिए जाते हैं, यानी ये क्या होते हैं? मुक्त मूलक जनक होते हैं। तो देखिए कि ये जो मुक्त मूलक योगात्मक बहुलकन है वो किसी प्रारंभक या मुक्त मूलक जनक जैसे बेंजोल पेरोक्साइड, एसिटिल पेरोक्साइड या तृतीयक ब्यूटिल पेरोक्साइड की उपस्थिति में ही संपन्न होती है। ठीक है, उदाहरण देखिए, एथीन से पॉलीथीन का बनना। देखिए इसका उदाहरण क्या हो गया? एथीन से पॉलीथीन का बनना इसका उदाहरण हो गया। ठीक है, आगे देखिए, इस क्रियाविधि के 3 पद होते हैं। देखिए बच्चों, जो ये मुक्त मूलक क्रियाविधि हम पढ़ने जा रहे हैं इसके 3 पद होते हैं जिनका हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखिए श्रृंखला प्रारंभक पद। देखिए बच्चों, जो सबसे पहला पद होता है वो श्रृंखला प्रारंभक पद होता है। और देखिए ध्यान से समझिएगा इसे। देखिए श्रृंखला प्रारंभक पद, देखिए
सर्वप्रथम बेंजोल पेरोक्साइड के समाक्ष विखंडन से फेनिल मुक्त मूलक बनता है। देखिए बच्चों, होता क्या है कि सबसे पहले क्या होता है, जो बेंजोल पेरोक्साइड है, जो प्रारंभक है, उसका समाक्ष विखंडन होता है और समाक्ष विखंडन से क्या होता है, फेनिल मुक्त मूलक बनता है। ठीक है, यह मुक्त मूलक एथीन के द्विबंध के साथ योग कर नया तथा बड़ा मुक्त मूलक बनाता है। तो देखिए बच्चों, अभिक्रिया को समझने की कोशिश करिए कि क्या अभिक्रिया होती है। देखिए बच्चों, ये हमारा बेंजोल पेरोक्साइड, देखिए ये क्या होता है, बेंजोल पेरोक्साइड होता है और ये देखिए बेंजोल पेरोक्साइड का यहाँ पे क्या हो रहा है, समाक्ष विखंडन हो रहा है। जैसे ही समाक्ष विखंडन होगा, सबसे पहले ये मुक्त मूलक बन गया मुक्त मूलक, और इस मुक्त मूलक से फिर बनेगा फेनिल मूलक। देखिए जो समझने की कोशिश करिए, भाई ये हमारा बेंजोल पेरोक्साइड है जो यहाँ पे प्रारंभक की तरह कार्य कर रहा है। सबसे पहले इसका समाक्ष विखंडन होगा और देखिए इस तरीके से ये हमारा क्या बन गया, मुक्त मूलक। ये दो मुक्त मूलक बन गए और ये मुक्त मूलक बदल जाएगा फेनिल मुक्त मूलक में। ठीक है, तो ये C6H5 और ये देखिए मुक्त मूलक है, बन गया मुक्त मूलक। ये फेनिल जो मूलक बना है, देखिए जो फेनिल मूलक बना है, ये क्या करेगा, जो एथीन है उसके डबल बॉन्ड पर योग कर लेगा। मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया संपन्न होगी और एक बड़ा मुक्त मूलक, ये बड़ा मुक्त मूलक बन गया। ठीक है, तो देखा आपने कि प्रारंभिक पद में क्या हो रहा है, अभिक्रिया स्टार्ट हो रही है, अभिक्रिया प्रारंभ हो रही है और जो अभिक्रिया प्रारंभ होती है वो मुक्त मूलक बनने से संपन्न होती है। क्लियर है, आगे देखिए दूसरा, देखिए श्रृंखला संचरण पद। देखिए जो दूसरा स्टेप है वो होता है श्रृंखला संचरण पद। तो देखिए प्रारंभिक पद में बना मुक्त मूलक एथीन के दूसरे अणु से क्रिया कर अधिक बड़ा मुक्त मूलक बनाता है। इस तरह अभिक्रिया की पुनरावृत्ति से अभिक्रिया अग्र दिशा में अग्रसर होती है। तो देखिए समझिए होता क्या है कि प्रारंभिक पद में बना हुआ मुक्त मूलक एथीन के दूसरे अणु से क्रिया करता है। भाई हमने देखा ना कि भाई यहाँ पे ये बड़ा मुक्त मूलक बन गया। अरे भाई बच्चों समझिए कि सबसे पहले फेनिल मूलक बना और जो ये फेनिल मूलक है ये एथीन अणु के साथ योग कर लेगा और ये एक बड़ा मुक्त मूलक बन गया। ये जो बड़ा मुक्त मूलक बना है, यानी जो प्रारंभिक पद में ये जो बड़ा मुक्त मूलक बना है, संचरण पद में क्या होता है, ये मुक्त मूलक दूसरे एथीन अणु के साथ जुड़ जाता है। ठीक है, और इस तरीके से अभिक्रिया की पुनरावृत्ति होती है, यानी हम बोल सकते हैं अभिक्रिया अग्र दिशा में अग्रसर होती है। ठीक है, इसे श्रृंखला संचरण पद कहते हैं। और देखिए समझिए इस पद में क्या होता है, श्रृंखला में वृद्धि होती है। तो देखिए अभिक्रिया को देखिए तो समझिएगा क्या अभिक्रिया होती है। देखिए प्रारंभिक पद में बना हुआ जो बड़ा मुक्त मूलक है, ठीक है, ये जो बड़ा मुक्त मूलक है, देखिए बच्चों प्रारंभिक पद में बना हुआ जो ये बड़ा मुक्त मूलक है, अब ये एथीन के दूसरे अणु के साथ देखिए क्या करेगा, ये एथीन के दूसरे अणु के साथ जुड़ेगा, मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया होगी और देखिए इस तरीके से देखिए क्या बन गया, ये मुक्त मूलक बन गया। ठीक है, बड़ा मुक्त मूलक बन गया और इसी तरीके से श्रृंखला में वृद्धि होती है। और जो एन है, देखिए यहाँ पे एन हम क्या बोल सकते हैं, CH2-CH2N। इसका मतलब है यहाँ पे कि एन जो ये हमारे एथीन है, भाई एथीन के जब एन अणु यहाँ जुड़ते हैं तो इस तरीके से देखिए श्रृंखला में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। श्रृंखला में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। क्लियर है यहाँ तक का, आगे देखिए। अब तीसरा देखिए श्रृंखला समापन पद। देखिए जो तीसरा जो पद होता है वो श्रृंखला समापन पद होता है। तो देखिए मुक्त मूलक विभिन्न प्रकार से संयोजित होकर दीर्घ श्रृंखला का समापन करते हैं। तो देखिए समझिए यहाँ पे अभिक्रिया को, देखिए इसमें क्या है, जो दो मुक्त मूलक है। देखिए बच्चों समझिए अभिक्रिया को, देखिए जो ये दो मुक्त मूलक है, देखिए एक तो ये वाला मुक्त मूलक और एक ये दो मुक्त मूलक, ये मुक्त मूलक आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ठीक है, और इनके जुड़ने से क्या होगी, अभिक्रिया समाप्त हो जाएगी। इसे कहते हैं श्रृंखला समापन पद। ठीक है, तो देखा आपने ये दोनों मुक्त मूलक जुड़ेंगे और इस तरीके से देखिए हमारी ये क्या बन गई, हमारी ये श्रृंखला बन गई, बहुलक का क्या हो गया, निर्माण हो गया। ठीक है, आया समझ में ये आपको। चलिए आगे देखिए। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण योगज बहुलक निम्न है। तो देखिए बच्चों अब हम कुछ महत्वपूर्ण योगज बहुलकों के उदाहरण देख लेते हैं। पहला देखिए पॉलीथीन, दूसरा देखिए पॉलीटेट्राफ्लोरोएथीन जिसे टेफ्लॉन कहा जाता है, और तीसरा है पॉलीएक्रिलोनाइट्राइड। ठीक है, तो देखिए बच्चों ये तीनों हमारे क्या है, योगज बहुलक के उदाहरण है। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए दूसरा देखिए संघनन बहुलकन अथवा पदस्य वृद्धि बहुलकन। तो देखिए बच्चों दूसरा प्रकार देखिए
इस प्रकार के बहुलकन में दो द्विक्रियात्मक समूह युक्त एकलकों की पुनरावृत्त संघनन अभिक्रिया द्वारा संघनन बहुलकों का निर्माण होता है तथा सरल अणुओं जैसे पानी यानी H2O, अल्कोहल ROH, अमोनिया NH3 आदि का क्या होता है, निष्कासन। ठीक है, आगे देखिए, यह अभिक्रियाएं एक के बाद एक पद में संपन्न होती है, इसलिए इसे पदस्य वृद्धि बहुलकन कहते हैं। प्रत्येक पद में एक भिन्न क्रियात्मक समूह युक्त स्पीशीज निर्मित होती है। और उदाहरण देखिए इसका, देखिए बच्चों उदाहरण देखिए, एथिलीन ग्लाइकोल और टेरेफ्थैलिक अम्ल की क्रिया से टैरिलीन अथवा डेक्रोन का बनना। तो देखिए बच्चों, ये हमारे संघनन बहुलकन का क्या हो गया, उदाहरण हो गया। क्या हो गया उदाहरण, एथिलीन ग्लाइकोल और टेरेफ्थैलिक अम्ल की क्रिया से टैरिलीन यानी डेक्रोन का बनना। ठीक है, तो देखिए आगे अभिक्रिया देखिए बच्चों, इसको किस तरीके से डेक्रोन या टेरिलीन का निर्माण होता है। देखिए बच्चों, ये तो हो गया एथिलीन ग्लाइकोल, क्या हो गया, एथिलीन ग्लाइकोल, ये हो गया टेरेफ्थैलिक अम्ल। ठीक है, इन दोनों के बीच क्या होगा, संघनन बहुलकन होगा, यानी कहने का मतलब है जल का अणु बाहर निकलेगा। देखिए जो समझिए, यहाँ इन दोनों की जब अभिक्रिया करेंगे तो यहाँ से जल का अणु बाहर निकलेगा और इस तरीके से देखिए हमारे टैरिलीन अथवा डेक्रोन का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। और देखिए जो समझने की कोशिश करिए कि यहाँ पे अल्कोहल का, भाई ये OH अल्कोहलिक समूह है, यहाँ पे भैया एथिलीन ग्लाइकोल में ये OH अल्कोहलिक समूह है, ये देखिए टेरेफ्थैलिक अम्ल में ये कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह है। तो देखिए होगा क्या, यहाँ से तो H और यहाँ से OH, ये जल का अणु बाहर हो जाएगा। देखिए बच्चों समझिए, ये जल का अणु बाहर निकल जाएगा। हमने पढ़ा ना संघनन बहुलकन में क्या होता है, भाई छोटे अणु बाहर निकल जाते हैं, तो यहाँ पे जल का अणु बाहर निकल जाएगा। और देखिए इस तरीके से देखिए ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और ये हमारे टैरिलीन अथवा डेक्रोन का क्या हो गया, निर्माण। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कुछ महत्वपूर्ण संघनन बहुलक निम्न है। अब देखिए बच्चों, संघनन बहुलक के कुछ उदाहरण देख लीजिए। पहला देखिए नायलॉन 6,6, दूसरा देखिए नायलॉन 6, तीसरा है फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड बहुलक और चौथा है मेलानिन फॉर्मेल्डिहाइड बहुलक। तो ये क्या हो गए, इनके उदाहरण हो गए। और देखिए बच्चों, आगे आने वाले वीडियो में हम इनके बारे में भी पढ़ेंगे कि किस तरीके से इन बहुलकों को निर्मित किया जाता है, यानी कौन कौन सी एकलक इकाइयों के जुड़ने से ये बहुलक निर्मित होते हैं। यहाँ पे तो केवल हम इनके उदाहरणों की बात कर रहे हैं कि संघनन बहुलकन के क्या क्या उदाहरण है। ठीक है, तो ये हमारे संघनन बहुलक के क्या हो गए, उदाहरण हो गए। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, अब देखिए तीसरा देखिए सह बहुलकन। देखिए बच्चों, दो या दो से अधिक एकलक इकाइयां आपस में संयुक्त होकर जो बहुलक बनाती है उसे सह बहुलक यानी कोपोलीमर कहते हैं। देखिए जो ध्यान दीजिए, भाई दो या दो से अधिक जो एकलक इकाइयां होती है, ध्यान दीजिएगा इसमें, भाई दो या दो से अधिक एकलक इकाइयां होती है, वो आपस में संयुक्त होकर जो बहुलक बनाती है उसे क्या बोलते हैं, सह बहुलक। देखिए इस प्रक्रिया को सह बहुलकन कहा जाता है। सह बहुलक केवल श्रृंखला वृद्धि बहुलकन से ही नहीं अपितु पदस्य वृद्धि बहुलकन द्वारा भी बनाए जा सकते हैं। क्लियर है, आगे देखिए, देखिए उदाहरण देखिए बच्चों, ब्यूटा-1,3-डाइन और स्टायरीन से एक सह बहुलक ब्यूटाडाइन स्टायरीन सह बहुलक बनता है। देखिए जो देखिए इस उदाहरण को, भाई इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से सह बहुलक का निर्माण होता है। तो देखिए यहाँ पे उदाहरण क्या है कि ब्यूटा-1,3-डाइन और स्टायरीन। तो देखिए ब्यूटा-1,3-डाइन और स्टायरीन इन दोनों के सह बहुलकन से देखिए सह बहुलक का निर्माण होता है। तो देखिए अभिक्रिया को, ये देखिए ब्यूटा-1,3-डाइन है, ये स्टायरीन है, दोनों के N अणु भाग ले रहे हैं। ठीक है, और दोनों के सह बहुलकन से ब्यूटाडाइन स्टायरीन सह बहुलक का क्या हो रहा है, निर्माण। तो ये इसका क्या हो गया, उदाहरण। ठीक है, तो देखिए बच्चों यह अभिक्रिया आपको समझ में आई होगी। तो देखिए बच्चों, आज हम लोगों ने बहुलकों के एक हल्के से परिचय के बारे में पढ़ा और वर्गीकरण के बारे में पढ़ा। तो देखिए बच्चों, इनके बारे में आप अच्छे से पढ़िए, परीक्षा में पूछे जाते हैं। और अब आगे आने वाले वीडियो में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बहुलकों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।